कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हमने ये जाना था कि जब भी हम सेल वैल्यू में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्टें, ठीक है, तो हमारे पास आएंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये हम अंडरस्टैंड कर चुके थे। और जब हमें पता होगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, हमें पता है 100 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो हम 100 नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और इसमें से हम फिर लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाती है नेट इनकम। ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अभी हम इसकी इलस्ट्रेशंस भी देखते हैं, लेकिन हम जरा एक दफा रीकैप कर लेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रॉडली होता क्या है। आपके पास टोटल सेल्स आएगी इनकम स्टेटमेंट में, तो आपको पता है इनकम होती है और एक्सपेंसेस होते हैं। तो टोटल सेल्स आ गई, इसको डिफरेंस इसमें से निकालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्जिनल कॉस्टिंग में होती है, हमने यहाँ पे डिफाइन की व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये बन गए प्रोडक्शन कॉस्ट। और वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग में जब हम ऐड कर देते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते ताकि आपको और भी जहन में बात ये रहे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये होता है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी हम यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। और उसको बनाने का तरीका हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, हम प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट यूज करते हैं। क्या ये यूज करते हैं, प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। एक सेकेंड। और प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट हम निकाल सकते हैं, हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है एफओएच के चैप्टर में, दैट इज एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। अच्छा जी, इस तरह करने से बच्चों आपके पास आ जाती है यूनिट कॉस्ट। और फिर अगेन इसमें भी सेल प्राइस तो उसी तरह ही आएगी, सेल प्राइस सेम इसी तरीके से आएगी। ठीक है, लेकिन हम जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो ताल्लुक है हमारा वो बेसिकली हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जिसके अंदर आ चुकी है फिक्स कॉस्ट, जिसके अंदर आ चुकी है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। जिसके अंदर आ चुकी है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसकी वजह से हमारे पास जो अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है उसकी जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक चीज देखना पड़ता है कि ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड था ना, इसके दो चीजें आएंगी और उसको हम शो करते हैं अंडर ओब्लिक ओवर अप्लाइड एफओएच। अब ये क्या है, हमें जब हमने पहले प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट निकाला है, ठीक है बेटा, वो निकलता है किसके साथ, एक बेस के साथ। और वो बेस यूजुअली हमारी होती है नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, अभी जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं स्टडी टेक्स्ट में, वो होते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। जब नॉर्मल कैपेसिटी के साथ आप रेट निकालते हैं
और एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो वेरी कर सकती है विद नॉर्मल कैपेसिटी। ये मैं क्या बात कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। से हमने रखी है नॉर्मल कैपेसिटी 24,000, ये थी हमारी नॉर्मल कैपेसिटी। तो बेटा इसी के तहत ही हमारा निकलेगा प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट। और एक्चुअली आपकी कैपेसिटी अगर हो गई एक्चुअली आपकी कैपेसिटी आ गई 26,000 आवर्स, यानी कि डिफरेंट आ गई ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। ये आ गई आपकी एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेटली क्या निकलेगा, डेफिनेटली ओवर अप्लाई निकलेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पशन हो सकती हैं, हमने शुरू में भी चैप्टर में डिस्कस की थी। लेकिन देखें आपकी कैपेसिटी क्या थी 24,000, और एक्चुअली आपने ज़्यादा कैपेसिटी काम किया है, तो इसका मतलब होगा कि आपने अपने जो वर्किंग प्रोसेस के एंट्रीज की हैं वो ओवर अप्लाइड कर दिए। इसके नतीजे में आपके पास आएगा अंडर और ओवर अप्लाइड। उसके अगर अंडर होगा तो हमने ये चीज़ देखी भी है कि हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट में ऐड कर देंगे और प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और वाइस वर्सा। सर अभी सर इस केस में अभी अंडर अप्लाइड नहीं होगा? जी मैं बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। और अगर ओवर आ गया तो कॉस्ट लेस हो जाएगी और प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। बेटा देखो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये क्या है, अंडर और ओवर अप्लाइड। आपने ये देखना होता है कि अप्लाइड ज्यादा है या कम है, ठीक है, किसके कंपैरिजन से, एक्चुअल के कंपैरिजन से, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल भी करते हैं, आपको वहां बात समझ आएगी। यहाँ पे भी थोड़ी सी बात बता दूं, जब भी आपके एक्चुअल आवर्स ज्यादा हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चले गए हैं, तो इसको ओवर कहा जाता है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्या है, ओवर और अंडर अप्लाइड। ओवर और अंडर एक्चुअल नहीं है, दिस टर्मिनोलॉजी इज ओवर और अंडर अप्लाइड, नॉट ओवर और अंडर एक्चुअल। ये जो नहीं टर्मिनोलॉजी है सर, ना, अब देखिए ना, इसमें अभी अप्लाइड कम हुए हैं, तो अप्लाइड अंडर नहीं हो जाएंगे? अंडर अप्लाइड। बेटा बेटा अप्लाइड कम नहीं हुए। देखो अप्लाइड कब होते हैं, अप्लाइड होते हैं एक्चुअल के मुताबिक। मैं आपको समझाता हूँ बात, मैं भी थोड़ी सी मेरी बात सुने फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखें हम ना अगर से पहले रेट निकालते हैं, हमारी थी एस्टिमेट एफओएच थे हमारे से 240,000, और हमारी जो आर्स है हमने कहा नॉर्मल कैपेसिटी है 24,000। तो ये जो हमारा रेट निकलेगा ना, दिस डिवाइड बाय दिस, ये रेट निकल आएगा 10 पर आवर, ठीक है। हम कर देते हैं कि ये हमारे पास दोनों थे, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास एफ ओ एच इन रुपीस, इसको रुपीस कर देते हैं, और इसे कर देते हैं आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये जो हमारा आंसर निकलेगा दिस इज ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये हमें पता लग गया कि हमारा 1 घंटे जब फैक्ट्री आवर्स काम होगा तो हमारी ये कॉस्ट आएगी, ये हमें पता लग गया। अच्छा अब इनफैक्ट कितने घंटे चली, 26,000 घंटे, ठीक है। तो जब आप 26,000 घंटे के साथ इसको चलाएंगे तो आपके अप्लाइड एफओएच बनेंगे, दैट इज 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 260,000, 260,000। अब ये आपके पास आ गए अप्लाइड एफओएच। सर इसमें तो 26,000 एक्चुअल और। जी जी बेटा, एक्चुअल आर के साथ ही अप्लाइड एफओएच निकलता है। अगर आप चैप्टर 3 याद करें, अप्लाइड एफओएच आता है एक्चुअल बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक 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 सर, समझ आ गई। ठीक, कोई बात नहीं, अभी अगर कंफ्यूजन भी है तो ये चैप्टर आके यहाँ पे आपको चीज को क्लियर करेगा।
और जो चीज क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछें, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि देखें एक्चुअल, ये जो अप्लाइड एफर्ट आते हैं ना, हमेशा याद रख लें, ये आते हैं एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल यूनिट्स जो भी हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट, जो हमने रेट डिटरमिन किया है, प्री डिटरमिन एफर्ट रेट, उसके साथ अप्लाइड एफर्ट आते हैं हमेशा। हमेशा किसी भी जगह पे इससे डेविएशन नहीं है दुनिया में। अप्लाइड एफओएच जो होते हैं दैट इज एक्चुअल आवर्स, यानी कि एक्चुअल बेस। इनफैक्ट ये एक्चुअल बेस है, जो भी हमारी बेस थी, आवर्स से, मशीन आवर्स से, मटेरियल कॉस्ट थी, जो भी थी, उसको जो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं अप्लाइड एफओएच। और से कहते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे एक्चुअल एफओएच यही 2,40,000 ही थे, ठीक है। एक्चुअल एफओएच हमारे 2,40,000 ही है। अब आप देखो, अप्लाइड है 2,60,000 और एक्चुअल है 2,40,000, तो ये ओवर लाएगा कि अंडर? ओवर अप्लाई। जी, आपने अप्लाइड की फिगर देखनी है कि ज्यादा है कि कम है, ठीक है बच्चों, जिस यहां तक तरह बात। मुझे अभी जो मुझे कंफ्यूजन हुई है ना, वो अभी आपने लिखा है 24,000 नॉर्मल कैपेसिटी। जी जी, नॉर्मल और अप्लाइड एक ही होते हैं ना? नहीं नहीं, देखो भाई, नॉर्मल कैपेसिटी हमेशा यूज होती है रेट निकालने के लिए। नॉर्मल और अप्लाइड कभी भी एक नहीं है। कभी इत्तेफाक हो जाए तो हो जाए, लेकिन कभी भी एक नहीं होते। और फिर आप समझिए कि नॉर्मल कैपेसिटी और अप्लाइड का रिलेशनशिप क्या है। पहले आप ये बात समझ लें, नॉर्मल कैपेसिटी क्या है कि हमारी फैक्ट्री नॉर्मली कितने घंटे चलती है, हमने ये इसको नॉर्मल कैपेसिटी डिटरमिन करनी होती है टू डिटरमिन रेट, कि हमारे पास कितने घंटे फैक्ट्री चलेगी। ओके, और जितने घंटे फैक्ट्री चलेगी तो एक घंटे की कॉस्ट क्या बनती है, क्योंकि हमने अपनी यूनिट कॉस्ट निकालनी है। हमें पता हो कि अगर एक यूनिट में हमने सिर्फ एक ही घंटा लेबर का इस्तेमाल करना है तो उसमें एफओएच की जो कॉस्ट आएगी ना, वो ₹10 आएगी। दिस इज जस्ट टू डिटरमिन दैट फिगर कि एक घंटा फैक्ट्री चलने पे या लेबर आवर चलने पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। और फिर जब 26,000 घंटे फैक्ट्री अगर चलेगी तो हमारी क्या कॉस्ट आनी चाहिए। इनफैक्ट कॉस्ट आ गई 2,40,000 आ गई, तो ओवर अप्लाइड आएगा 20,000। ये एक्चुअल कॉस्ट जो है ना 2,50,000 भी हो सकती है। शुरू में आपकी 2,40 थी, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई, कुछ भी वजह हो गई, तो ये ज्यादा हो सकती है और यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है इसका। सर जी बेटा। सर यहाँ पे ये मुझे भी कंफ्यूजन आ रही है। यहाँ पे तो अंडर अंडर आना चाहिए, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे बेसिकली अगर देखें कि यहाँ पे 240 जो है बेसिकली ये हमने निकाले हैं एफ ओ एच का। बेसिकली मैं कह रहा हूँ हमारे जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो 260 है। 240 हम लोगों ने ऑलरेडी कॉस्ट लिखी हुई है, 260 एक्चुअल निकली है। तो हमने जो डेविएट किया बेसिकली 20,000 से, हम लोगों ने उसको अंडर रिकॉर्ड किया है सर। तो यहाँ नहीं पे नहीं, देखो, अंडर अप्लाइड आएगा ना मैं सर? मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो हमने एफओएच का चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम अप्लाइड की एंट्री सेपरेट करते हैं। सर ये कोई अंडर अब्जॉर्बर ओवर अब्जॉर्बर जी 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 जी, सिनेरियो है ना? अप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड एक ही बात है। अप्लाइड और अप्लाइड की एंट्री हम क्या करते हैं, अप्लाइड की हम एंट्री करते हैं वर्किंग प्रोसेस डेबिट और एफओएच क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री होती है अप्लाइड की। और एक्चुअल की एंट्री हम क्या करते हैं, एक्चुअल एफओएच की, हम एफओएच डेबिट वर्किंग प्रोग्रेस और कैश या जो भी अकाउंट्स पेबल, जो भी हमारे हेड हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। इस तरह हमने क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्चुअल एफओएच, ये एक्चुअल एफओएच रिकॉर्ड हो रहे हैं, और इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहे हैं अप्लाइड एफओएच। ओके, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास अप्लाइड एफओएच आ जाएंगे 260,000, और एक्चुअल आपका जो भी खर्चा हुआ से जैसे 250,000 हुआ, तो ये आपको पता लग गया कि एक्चुअली जो मेरी कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट इज 250। और अप्लाइड एफओएच कैसे आते हैं, जितने आवर्स हमने बनाए होते हैं और रेट से मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। अब आप बताओ आपके पास ओवर है कि अंडर है। आपकी जो सर आप कॉस्ट गई है ना इन प्रोसेस में, इन फिनिश गुड्स, इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको कॉस्ट फ्लो हमें याद होगा, हमने कहा था पहले मटेरियल होता है, फिर वर्किंग प्रोसेस होता है, फिर फिनिश गुड्स होता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, एंड सो ऑन। तो ये वाली कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में गई हुई है, जो कि 2,60,000 है। एक्चुअली आपके 250 इनकट हुई है। जी आप बताएं।
सर ये जो बेसिकली ये तो हम लोग एस्टिमेटेड डाटा से निकालते हैं ना, जो आपने अप्लाइड निकाली है, जी जी ठीक है सर। बिल्कुल। और एक्चुअल जो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास आती है, जो जी हम देखते हैं एक्चुअल क्या है। जी जी। सर अब यहाँ से आप इस एग्जांपल को देखिए जो आपने बैक की यहाँ पे लिखी थी, तो हम्म आपने यहाँ पे 240 से आपने अप्लाइड बेसिकली किए थे नॉर्मल कैपेसिटी पे, हम्म और आपके जो एक्चुअल कैपेसिटी पे जो निकले थे वो 260 निकले थे सर। हम्म। तो अब अप्लाइड जो है जो 240 है, और जो एक्चुअल है वो बेसिकली 260 है, तो सर यहाँ पे अंडर आना चाहिए ना सर, लेकिन आपने ठीक। यहाँ पे ओवर अप्लाइड लिखा है। जी जी बेटा ठीक है, चलो मैं आपको एड्रेस कर दूं, हो सकता है कि बाकी बच्चों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर ये बेसिकली उल्टा बोल रहा है। जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो मेरा काम है सबको क्लियर करना। दोबारा से आता हूँ मैं। तो ही आप बात कर रहे हो ना? सर बुक की एग्जांपल कराएं, शायद क्लियर हो जाए। यस सर। ठीक है, क्लियर हो जाता है। अभी बुकी पे भी आता हूँ। पहले मैं चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट एक दफा बन जाए। देखो सारी बात को रिफ्रेश करके सुनो। अभी आप बैक ऑफ द माइंड में कुछ भी ना रखो, इसको क्लियर कर लो, क्लीन कर दो। अब हम रिफ्रेश करके आगे आते हैं। हमने ये कहा कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 24,000, और उसके ऊपर हमारे एफ जाते हैं 240,000। इसका मतलब है अगर हम आइंदा पीरियड में 24,000 घंटे काम करेंगे तो हमारे एफ आएंगे 240,000। ये सारा एस्टिमेट है। दिस इज एस्टिमेट एफ एंड दिस इज एस्टिमेटेड बेस। प्री ट्रीटमेंट एफ रेट का फार्मूला ये लिखा हुआ है, एस्टिमेट एफ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। इस तरह करके हमारे पास निकल आता है रेट। ओके, अच्छा जी। इससे रेट आ गया 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। आपने एक्चुअली फैक्ट्री जो चलाई वो चलाई 26,000 घंटे। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, जबकि 10 पर डायरेक्ट लेबर आर आता है, तो अप्लाइड एफ हमारे आएंगे 260,000। ये इस एंट्री के थ्रू हमारे वर्किंग प्रोसेस में गए, इसी से ये फिनिश गुड्स में जाएंगे, इसी से कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आ रही है 260, जबकि एक्चुअली जब हमने एफओज को देखा तो वो इनकट हुए हैं 250,000। एक्चुअली से हम इन तीनों में डिफरेंस रख देते हैं। एक्चुअली जाके वो इनकट हुए 250। ये 240 जो थे ना बच्चों एस्टिमेटेड थे, एक्चुअली इनकट हुए 250। अब हमारे कॉस्ट में आ चुके हैं 260, जो कि ज्यादा आई हुई है। इसलिए हम उसे कहते हैं हमारी कॉस्ट ओवर अप्लाइड है। और हम इसको दो तरीके करते हैं। अगर ओवर अप्लाइड है तो कॉस्ट में से लेस कर देंगे और प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। यहां तक इतनी बात हुई। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन समझ आ रहा है तो ही बताएं, और हम अभी रियल टाइम एग्जांपल भी इसमें से यहां कर रहे हैं। बताएं अभी आप। सर ये बैक करें जरा, वो उसी शीट पे, एक्सेल शीट पे। सर ये भी आप जो कंपैरिजन बेसिकली किसके दरम्यान में करें, 260 और 250 के दरम्यान में, जी या 240 और 260 के दरम्यान नहीं, में? देखो मैं दोबारा बताता हूँ। मेरी एंट्री बुक्स में 260 की हो चुकी है, ये वाली एंट्री। अच्छा यस सर। 250 की भी हो चुकी है, एक्चुअल एफर्ज की एंट्री। ठीक है सर। मेरी बुक्स में सिर्फ ये दो एंट्रियां हैं। ये ठीक है सर। एस्टिमेट था, एस्टिमेट की एंट्री नहीं की जाती। ये बेसिकली अपने एवरेज निकाली है ऊपर। जी जी, ये रेट निकाला जाता है। रेट निकाल के ये वाली एंट्री बन सकती है, वरना ये एंट्री भी नहीं बनेगी। 260 वाली एंट्री भी नहीं बनेगी। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। चलो कोई बात नहीं। अभी हम आते हैं अपने जो हमने चीजें की थी डिस्कस, उनके ऊपर आते हैं कि हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसी के लिए मैं सारी ये डिस्कशन कर रहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। कि हमारे पास सेल्स की वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, सेल में से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो नेट इनकम आएगी। ये थी मार्जिनल कॉस्टिंग की बात। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सेल्स तो उसी तरीके से ही आएंगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारे पास आएगी उसके साथ हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अंडर अप्लाइड का या ओवर अप्लाइड का। ठीक है बच्चों, हमें एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब आपने अभी जैसे ये एंट्री है, हमने 260 की कॉस्ट अप्लाई कर दी और एक्चुअली कॉस्ट हुई है 250, तो 10,000 जो है ना मेरा क्या है, ओवर अप्लाइड है। ओवर। ओवर अप्लाइड को जाके मैंने कॉस्ट में से क्या करना होता है, लेस करना होता है। कॉस्ट में से लेस कर दूं या प्रॉफिट में जाके ऐड कर दूं, अभी इसी इंपैक्ट को हम जाके यहाँ पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि अगर अंडर अब्जॉर्ब्ड आएगा तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट से लेस हो जाएगा, और ओवर अब्जॉर्ब्ड आएगा या ओवर अप्लाइड आएगा तो कॉस्ट से लेस हो जाएगा और प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। आज भी हमने यही बात यहाँ पे रिपीट की है। अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। यही जो बात हमने लिखी है, इसी को ऊपर ले जाते हैं।
देखो बेटा, अगर अंडर आएगा तो कॉस्ट में ऐड होगा और प्रॉफिट से लेस होगा, और अगर ओवर आएगा तो कॉस्ट में से लेस होगा और प्रॉफिट में ऐड होगा। इसी चीज को जाके भी हम इस एग्जांपल में देखते हैं। जैसे बच्चों ये हमारे पास एग्जांपल 1 थी। A company manufactures and sells two products, A and B. Product A has a variable cost of 6 and sells for 10, and product B has a variable cost of 8 and sells for 15. इसका मतलब है कि A का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 4 रुपीज है और B का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 7 रुपीज है। तो A का 4 हो गया और B का 7 हो गया। During the period 20,000 units of product A and 30,000 units of product B were sold. तो 20,000 हमने A के बेचे और 30,000 हमने सेल किए हैं B के। तो 30,000 इंटू 7 210,000, 20,000 इंटू 4 80,000, टोटल हमारे पास आ गई 290,000। तो आप हम इसमें से टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन गया हमारे पास। जब हम इसमें फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट, जो कि अभी हमने एक्सेल में भी हमने ये कहा था कि हमारे पास प्रॉफिट की फिगर कैसे बनती है। अगर आप देखें तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में यही बात की है अभी कि सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास क्या आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट इनकम। तो ये सेम इसी प्रिंसिपल पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस किया हमने फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास आ गई है प्रॉफिट या नेट इनकम। दिस वाज एग्जांपल 1। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जिसमें हम डिटेल से भी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी बच्चों, ये फॉर्मेट है जरा, और इसका एक इलस्ट्रेशन भी अभी हम देख लेते हैं। दिस इज सेल्स। अब सेल्स में से हमने क्या लेस करनी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखें सेल्स में से हमने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, और वो यहाँ पे हम यहाँ पे रिपीट भी कर लेते हैं जो एक्सेल में हमने रेफर की है। कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, और वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग लेके आते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है दैट, और इसमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट ही होता है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट। तो यहाँ पे भी अभी आपको सिर्फ वेरिएबल पार्ट ही नजर आएगा। कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री जो लेंगे ना आप, वो भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे होगी, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्रीज भी सिर्फ वेरिएबल पे होती है। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इन सबको जमा कर दिया, लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही होगी, और आपके पास आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज प्रोडक्शन की। फिर इसी तरह वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो जब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये आपके पास बन गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको जब सेल में से लेस किया तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इसके बाद हम इसमें से सारी फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, एडमिन से रिलेटेड हो, सेलिंग से रिलेटेड हो, जिससे मर्जी रिलेटेड हो, हम सारी लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। ओके, तो ये थोड़ी सी हो गई डिटेल्ड। अब इस डिटेल को देखना होता है कि हमें कैसे आगे लेके चलना है, लेकिन इसमें जो सारी इस पेज पे याद करने वाली बात है वो क्या है बच्चों, कि इन्वेंट्रीज भी जो है ना वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ होती है, सिर्फ सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इन्वेंट्री के लिए आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल नहीं करना अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, प्लस इन्वेंट्री के लिए आपने सिर्फ लेनी है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इवन इसके अंदर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी नहीं लेना। इस एग्जांपल को अभी हम देखते हैं आगे आगे। अच्छा बच्चों, अब ये जो ऊपर हमारे सामने एक पिक्चर बनी थी ना, इसको हम सिंपली भी बना सकते हैं। जैसे ये था ना सारा आपके पास कि हमने ओपनिंग इन्वेंट्री रखी, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री रखी एंड सो ऑन। इसको सिंपलीफाई वे में भी किया जा सकता है। वो क्या और क्यों, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ एक्सेल में बात की थी कि अगर हमारे 100 यूनिट सेल हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कितने यूनिट्स की होगी बच्चों, 100 ही यूनिट की होगी ना। तो अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री भी थी, क्लोजिंग भी थी, तो हमें इससे गर्ज नहीं होता। हमें कंसर्न क्या है कि सेल भी 100 यूनिट की है
और कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 यूनिट की है। तो इसी पैटर्न पे उन्होंने क्या किया है, आप ये देखें कि सेल्स लिख दी अगर से 100 यूनिट से, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ये दोनों 100 यूनिट्स की ही होगी। जब सेल्स रेवेन्यू 100 यूनिट्स का है तो कॉस्टें भी 100 यूनिट्स की ही होंगी। जब सेल में से आप 100 की कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन में से फिर आपने वही फिक्स कॉस्टिंग सारी लेस कर देनी है और आपके पास प्रॉफिट 40 का 40 ही आएगा। कि रात तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि रादर हम एक पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाए, क्योंकि सेल्स देखें अगर यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 की ही आनी है, ओपनिंग क्लोजिंग जितनी मर्जी होती रहे, क्योंकि जब सेल 100 यूनिट्स के होते हैं तो कॉस्ट भी 100 यूनिट की ही होती है। और हम इसी चीज को जो ऊपर हमने अभी बनाई है इस तरह सिंप्लीफाइड वे में भी बना सकते हैं। 440 माइनस 120, 320 हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, इसको अभी एक दो इलस्ट्रेशन हम और भी समझ लेते हैं। अच्छा, बट अब ये हमारे पास आ गई है एग्जांपल नंबर 2। हाँ सर, जी बेटा। जब भी पिछली एग्जांपल में आपने एक सिंपलीफाइड वर्जन बताया सर, ये हमने फिर भी सारा काम रफ में तो करना पड़ेगा ना हमें? नहीं बेटा, जब मार्जिनल कॉस्टिंग होगी ना उसमें आपको रफ में भी नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। देखें, और खास तौर पे उस वक्त जब आपकी ना ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर से पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज और क्लोजिंग की भी पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज, तो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दोनों सेम वैल्यू पे आ रही हैं यानी कि पर यूनिट, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप ये काम कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी सेम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी पर यूनिट कॉस्ट सेम है। तो हमें हमने जब सेल्स 100 यूनिट्स की लेनी है तो कॉस्ट भी कितनी की लेनी है, 100 यूनिट्स की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती रहे कम होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, आपको ये बात क्लियर भी हो जाएगी। और अगर ये हो रहा है कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री से 10 रुपए पे थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री 11 रुपए पे या 12 रुपए पे बन रही है और हम फाइफो को यूज कर रहे हैं या हम वेरिएड एवरेज को यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ती है। अदरवाइज हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती। जब यूनिट कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट मींस ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर सेम है वेरिएबल कॉस्ट की, तो हमें वो इतनी डिटेल वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ देखो बच्चों लिखा हुआ है, ये बात जो आपकी क्वेश्चन है ना, इफ द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, दैट इज इट वाज द सेम लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, there is no need to show the opening and closing inventory valuation separately, and the income statement could be presently more simply as follows। ये जो हमने यहाँ पर बात की है, तो अभी जब आपके सामने इसकी एग्जांपल आएगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आ रही हैं इसकी एग्जांपल्स। बहरहाल आप फॉर द टाइम बीइंग आप ये रख लो ध्यान में कि अगर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट सेम है, क्योंकि इन्वेंट्री में बच्चों जब आती है ना सिर्फ वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उसका वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग उसके अंदर नहीं आता। अच्छा, अब ये एक इलस्ट्रेशन है हमारे सामने, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसका डाटा देख लेते हैं फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 150, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल 35, लेबर 25 एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज 10। तो अगर आपकी जो इन्वेंट्री बनेगी ना बच्चों पर यूनिट, वो बनेगी 70 रुपीज से। और जहन में रहे जब भी हमने यहाँ पे सेपरेट भी बात की थी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड जब बनते हैं, दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही इन्वेंट्री पर्पस के लिए यूज होती है। ये वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग का इन्वेंट्री से ताल्लुक नहीं होता। इन्वेंट्री पर्पस के लिए सिर्फ ये 3 ही आएंगी जो जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। अच्छा, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 110,000 पर मंथ। द फॉलोइंग एक्चुअल डाटा रिलेट्स टू जुलाई एंड अगस्त। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है 110 जुलाई अगस्त दोनों में। प्रोडक्शन हुई है यहाँ पे 2000 यूनिट्स की और यहाँ पे हुई है 2500 यूनिट्स की। यहाँ पे सेल्स कर देंगे 1500 यूनिट्स और यहाँ सेल्स कर देंगी 3000 यूनिट्स। देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री इन जुलाई। ओपनिंग इन्वेंट्री जुलाई में कोई नहीं थी, तो बच्चों जुलाई में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 500। ओके, अगस्त में आके ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 500 प्लस 2500 हमने और प्रोडक्शन कर दी, तो टोटल हो गया ये 3000 और 3000 उन्होंने सेल कर दिए, तो अगस्त में क्लोजिंग भी कोई नहीं आएगी।
This means there is no closing inventory at the end of August, as production in the 2 months 2000 plus 2500 is equal to 4500. This 2000 and this 2500, total production हो गई 4500 and is the same as a sales 1500 plus 3000, that is 4500. और अगर आप सेल्स देखें तो 1500 इस महीने में हुई, 3000 इस महीने में हुई, तो टोटल 4500 ही हमारी सेल्स हो गई. तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू सेल्स, इट मींस देयर इज नो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि जबकि हमारे पास जुलाई में भी कोई इन्वेंट्री नहीं थी. तो इसके इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये हम देख लेते हैं. जुलाई और अगस्त की इनकम स्टेटमेंट. देखो बच्चों, आपके पास सेल्स हुई है 1500 यूनिट्स की. कितने यूनिट्स की? 1500 की. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने यूनिट्स की होगी? 1500 की ही होगी. ओके, तो 1500 यूनिट्स की जरा कॉस्ट बताएं कितनी बनेगी, जबकि एक यूनिट की कॉस्ट थी 70. 105,000. ठीक है. अब देखो बेटा, जब ये बात आपको क्लियर हो गई कि 1500 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, कॉस्ट भी 1500 की आएगी, तो आप स्ट्रेट अवे सेल्स की वैल्यू लिखी और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू लिख सकते हो 105,000. ये सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 105 आ गई. सेल में से जब 105 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और आपके पास जुलाई की जितनी भी फिक्स कॉस्ट थी वो लेस की, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट. ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट. लाइक वाइज फॉर अगस्त, अगस्त में आपने देखें सेल कितने की है? 3000 यूनिट्स. तो कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की आएगी? 3000 यूनिट्स की. और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 70. तो 3000 इंटू 70 कितना बनेगा? 210,000. तो आप स्ट्रेट अवे सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दो, आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन. फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट. तो ये उस वक्त होगा जब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो यूनिट कॉस्ट है ना वो सेम है. हमारे पास देखें यूनिट कॉस्ट कितनी रही है? 70 ही रही है, सेम रही है. ठीक है. और अगर हम चाहते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग भी शो करें, तो ये आपके सामने उसकी एग्जांपल आ रही है. ओपनिंग इन्वेंट्री जुलाई में थी नील. जितनी भी हमने प्रोडक्शन की थी जुलाई में 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 35, 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10. तो 70, 50, 20 ये हमारी कॉस्टें बनी. और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी बच्चों? 500, क्योंकि 2000 हमने बनाए हैं और 1500 हमने सेल किए. तो जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी दैट इज ऑफ 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 70, वो बन गई 35,000. तो आप कॉस्ट में से 35,000 लेस करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 105 ही आएगी. और अब अगस्त में अगर जाना चाहें तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है बच्चों, ये अगली दफा बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री. ओके, ये ओपनिंग आ गई. अब अगस्त में जाके हमने प्रोडक्शन की थी 2500. तो 2500 इंटू 35, 2500 इंटू 25, 2500 इंटू 10. तो ये हमारी इस दफा की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई. ये ओपनिंग थी, इन दोनों को जमा किया, क्लोजिंग कोई है नहीं, क्लोजिंग नील हो गई. तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स दिस प्लस दिस. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? 0. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गई, इसमें सेल में से लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट. तो अगर आप चाहें तो ये वर्किंग मार्जिन में शो कर सकते हैं, और अगर ना भी शो करें, ठीक है, और यूनिट कॉस्ट आपकी सेम चली आ रही है इन द प्रीवियस पीरियड एंड इन द करंट पीरियड, तो स्ट्रेट अवे आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे, आपके पास आ जाए कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई. अब हम आते हैं कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की भी कुछ एग्जांपल्स अभी आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन हम एक बात को समझ लें जरा. वो बात यह है कि एक प्रॉफिट आएगा मार्जिनल से और एक प्रॉफिट आएगा एब्जॉर्प्शन से. दोनों के प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस आएगा उस वक्त जब इन्वेंट्रीज में डिफरेंस होगा. ठीक है. अब इन्वेंट्री का डिफरेंस कौन सा बच्चों? कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये मैं क्या बात कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं.
से हमारे पास जो फिनिश गुड्स हैं ओपनिंग में है 100 यूनिट्स, ठीक है, और क्लोजिंग में है 150 यूनिट्स। तो फिर हमारे मार्जिनल के जो प्रॉफिट आ रहा है और जो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है ना, इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। और ये आपको बताता चलूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ना, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। वेन एवर, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा से मुराद क्या है कि अगर क्लोजिंग कम हुआ, ठीक है, फिर मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हुई तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस बात को भी हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखो बेटा, इसलिए होगा, इसे कॉन्सेप्ट समझ लें कि इन्वेंट्री जो है ना, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, उसकी जो वैल्यू होगी उसमें क्या क्या शामिल होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओनली वेरिएबल एफओएच, ठीक है। जबकि इन्वेंट्री जो है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो हमें क्लियर हो गया। और जब हम आएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो बेटा क्या चीज एक आ जाएगी? फिक्स्ड एफओएच भी आ जाएगा। आप देखो, इन्वेंट्री पर यूनिट की वैल्यू किस में ज्यादा होगी? मार्जिन में ज्यादा होगी या एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगी? ऑप्शन में एब्जॉर्प्शन में। जब एब्जॉर्प्शन में ये ज्यादा होगी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी किसकी ज्यादा होगी? ऑप्शन की एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री है 150 यूनिट्स, तो एब्जॉर्प्शन की क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी। जब बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है ना, तो कॉस्ट क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। वो कैसे कम हो जाती है, ये मैं आपको एक अभी बात समझाता हूँ। माइनस होती है ना सीजीएस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, हम ये पता है कि हमारे पास कॉस्ट आती है किस तरह। इनफैक्ट कॉस्ट आती है बच्चों हमारे पास, सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये करके हमारे पास आती है कॉस्ट। अब हमारे पास अगर हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, जैसे इसके एग्जांपल हम बना लेते हैं, से ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं हमारी थी 100, और इस दफा की प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 900, और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है से 150, ठीक है। ये हमने कहा कि ये हमारी रुपीज में ही है, ठीक है। इसको हम यूं करके लिख लेते हैं ताकि आपको ये बात जहन में भी रहे। तो बच्चों आपके पास कितनी आ रही कॉस्ट? 150। और अगर मैं इस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दूं, जैसे मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दूं से 160, ठीक है। जब ये 160 होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 840। तो जब बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है ना, तो कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो यहाँ पे हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिया 150, से हम कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 160, तो कॉस्ट क्या हो जाती है? कम। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको ये बात पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू हायर होती है, ठीक है ना। यहाँ हायर है और यहाँ लोअर है, ये अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। ये बात समझ आ गई। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हायर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई तो इसका मतलब है कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। कॉस्ट क्या आएगी बच्चों? कम आएगी। जिस तरह यहाँ आपके सामने आ रही है, कॉस्ट 850 की जगह क्या हो गई है? 840।
अब इसका इम्पैक्ट हम यहाँ जाके देख लेते हैं। सर जी बेटा। सर जो बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी कॉस्ट शामिल है सर, जिस तरह आपने बताया। जी जी तो सर इस तरह ओपनिंग इन्वेंट्री में भी तो शामिल होती है ना कॉस्ट, बिल्कुल जब शामिल है। हम देखो लोग एब्जॉर्प्शन में, तो वो बिल्कुल तो शामिल प्लस है। हो रही है सीजीएस में सर। जी जी तो वो बेसिकली जी जी मैं आपकी बात समझ गया। देखो बेटा, आपको मैंने बताया कि फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री है इन यूनिट्स 100 यूनिट से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये हैं 150 यूनिट्स। कितने? 150। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स हमारी बढ़ गई है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स बढ़ेगी तो उसकी ज्यादा वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ रुपीस। जब इन टर्म्स ऑफ रुपीस, जैसे यहां पे हमने कहा 160 रुपीज में आ गई, तो हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओपनिंग हम ले रहे हैं, ओपनिंग हमने इनकार नहीं किया, ओपनिंग के अंदर भी शामिल है, लेकिन जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का हाई आएगा। सर ये जो इससे ऊपर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री से ऊपर जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उसमें भी तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होंगे ना, बिल्कुल तो वो शामिल भी है। सीजीएस में ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल तो शामिल है। एट द एंड इम्पैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे का? नहीं बेटा, ये आवाज याद रख लो कि हमने कहा है कि इन प्रॉफिट का डिफरेंस कब आएगा? जब इन्वेंट्री का डिफरेंस है। इन्वेंट्री कौन सी? ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर दोनों पीरियड्स में इन्वेंट्री 100 ही रहती है तो हमारे प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिनिश गुड्स ओपनिंग भी 100 है, क्लोजिंग भी 100 है, हमारे प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर ओपनिंग थी 100 और क्लोजिंग है 150 तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। इस केस में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, इस केस में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर ये केस यूं हो जाए 100 और यहां हो जाए 50, तो इस केस में मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये बात आप ध्यान में रखें। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं सिर्फ मैं, और फिर इसको आगे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसकी हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस केस में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा और इस केस में मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ओके, क्यों? अभी एक बात हमने जो करनी है वो आपको ध्यान में रहे। वो बात यह है बेटा कि जब भी कोई भी अंडर और ओवर अप्लाइड आएगा, उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो किधर जाता है? वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सीजीएस जाता में। है। उसका इंपैक्ट जो है ना वो इन्वेंट्री पे नहीं आता। नो इंपैक्ट ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे नहीं आता। ये बात एक ध्यान में आपने रखनी है। ये वाला जो बात बता रहा हूं आपको, एक हमने क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब इन्वेंट्री ग्रेटर होगी ओपनिंग से तो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का हायर है। ठीक है, जो जो बातें यहाँ पे याद रखनी है ना, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन में। ये आपने असूल याद रखना है और हमेशा यही असूल आपके पास रहेगा, तो आपको सवाल करने में, उसके कॉन्सेप्ट को लेने में और कॉन्फिडेंस आने में आसानी रहेगी। जो बातें मैंने ग्रीन में भी यहाँ पे हाईलाइट की है। ठीक है, इन बातों को भी सिर्फ ध्यान में बिठाएं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी हम देख भी रहे हैं थोड़ी देर में। ओके, अंडर ओवर अप्लाइड जो भी आता है उसको हम लेके जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और उसका इंपैक्ट इन्वेंट्री के ऊपर नहीं होता। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाते हैं या हम उसको लेके जा सकते हैं स्ट्रेट अवे प्रॉफिट के साथ भी, लेकिन इन्वेंट्री को नहीं हम हिट करते। इन्वेंट्री को हिट ना करने से मुराद क्या है कि अगर इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी किसकी बेसिस पे बनती है बेटा? इन्वेंट्री हमारी बनती है एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड प्री डिटरमाइंड एफओ के साथ जो एफओ आता है, इसके साथ हम अंडर ओवर अप्लाइड के एडजस्टमेंट नहीं करते। अंडर ओवर अप्लाइड के एडजस्टमेंट इन्वेंट्री में नहीं करते। जो भी अगर करनी होती है उसकी एडजस्टमेंट वो कहाँ करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में या प्रॉफिट में। और वो हम यहाँ पे देख भी चुके हैं कि अगर अंडर आएगा तो हमने क्या करना है और अगर ओवर आएगा तो हमने क्या करना है। अगर अंडर आएगा तो कॉस्ट में ऐड कर देना है
प्रॉफिट से लेस कर देना है, अगर ओवर अप्लाइड आएगा तो कॉस्ट से लेस कर देना है और प्रॉफिट में ऐड कर देना है। ये हम बात ध्यान में रख चुके हैं, ठीक है। इसको भी ग्रीन कर देते हैं जी। अभी कोई किसी ध्यान में कोई क्वेश्चन बच्चों? सर ये क्वेश्चन करेंगे तो भी थोड़ा जी clear ठीक है। होगा। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनती है ना बच्चों, वो देखो कैसे बनती है। सेल्स आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है ना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में फुल कॉस्ट पे होती है। जब मार्जिनल हम पढ़ रहे थे तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट थी। अच्छा जी, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और जो एब्जॉर्ब्ड यानी कि अप्लाइड एफर्ट्स हम यहाँ लिखते हैं, इनको सम किया 198 बना। लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, और हमारे पास आएगी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल में से जब हम फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट एट स्टैंडर्ड और एट नॉर्मल। और फिर यहाँ पे आगे हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है अंडर और ओवर अप्लाइड का। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए अप्लाइड 1 लाख, और प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड हुए थे 95,000। ये सिर्फ डेटा है, अभी हम इसके और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बच्चों बताओ ओवर अप्लाइड है कि अंडर अप्लाइड है? अंडर नहीं नहीं बेटा, क्या हो गया? देखो एब्जॉर्ब या अप्लाइड एक फिगर होती है, वो है 1 लाख, और इंकर्ड जो हुए इनका मतलब है एक्चुअल हुए 95। तो हमें देखना है ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर और अंडर अप्लाइड। तो अप्लाइड की फिगर ज्यादा है या कम है? कम है सर। ओ भाई क्या हो गया? अप्लाइड की फिगर ये है 1 लाख। सर ये पहले अप्लाइड किसको कहते हैं सर ये? अच्छा आप बताओ किसको कहते हैं पहले? सर अप्लाइड जो बेसिकली एट द एंड ऑफ पीरियड निकालते हैं वो वाली, या फिर बजटेड होंगे अप्लाइड? ना ना, देखो बजटेड कोई फिगर नहीं होती, बजट की कोई एंट्री नहीं होती। दोबारा मैं वापस इधर आता हूँ, अपने जो हमने बात यहाँ से की थी। कि अप्लाइड एफओएच की एंट्री ये होती है बेटा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच क्रेडिट, और ये एंट्री होती है विद एक्चुअल बेस। अप्लाइड एफओएच की जो अमाउंट आती है वो निकलती है एक्चुअल बेस के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ। जैसे 26,000 घंटे अगर हमारी फैक्ट्री चली, हमने कहा एक की कॉस्ट है 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो 260,000 ये बनेगा अप्लाइड एफओएच, जो कि इस केस में यहाँ पे दिया गया है 1 लाख, और एक्चुअली इनकर्ड हुए हैं 95। तो हमने जो अपने बुक्स में एंट्री लेके गए हैं ना, वो 1 लाख की लेके गए हैं। देखो ऊपर भी लिखी आ रही है एब्जॉर्ब्ड 1 लाख, ये 1 लाख रुपए लिखे हैं। हमारे पास एंट्री 1 लाख रुपए की हुई भी है, एक्चुअली इनकर्ड हो गए 95। तो 5,000 ओवर अप्लाइड है, 5,000 ओवर अप्लाइड है। और हमें दोबारा दिखाता चलूं कि ओवर अप्लाइड का जब भी केस आएगा तो हम कॉस्ट में से लेस करेंगे या प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है पहले 246,000, उसमें 5,000 ऐड कर दिया, तो अब ये बन गया 251,000, जिसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल। ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल, ठीक है। तो यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूजन आ रही है या अप्लाइड और अंडर अप्लाइड में, तो आपको मैं सेपरेटली भी आपको व्हाट्सएप पे आप मुझसे समझ लेना। ओके सर, थैंक यू। जी बेटा, हमने 5,000 ज्यादा लिख दिए थे, तो 5,000 जो है ना हमारी कॉस्ट तो कम होना चाहिए या प्रॉफिट को बढ़ जाना चाहिए, हम उस तरह उसको ट्रीट कर लेंगे। अच्छा जी, फिर बेटा आप ये 251 हो गए, इसमें से हम जितनी भी हमारी एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, वो लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें अंडर और अप्लाइड का काम भी करना पड़ता है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया था जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी है ना। ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ पढ़ना शुरू किया था कि हमने सेल की वैल्यू लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो फिर हमने अंडर और ओवर अप्लाइड का ट्रीटमेंट करना है। ये अभी बात हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ी थी, और इसकी एग्जांपल्स अब हमारे सामने आ रही है। अच्छा जी बेटा, ये एक एग्जांपल और आ गई, एग्जांपल नंबर 3। और इसमें हमसे क्या किया गया है, चलो इसको देख लेते हैं, अभी आगे आते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं जिससे ना आपको ये प्रॉफिट वाली बातें भी क्लियर हो जाए।
जी बेटा, ये हम ऐसा करते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 जो है ना, जरा इसको देखते हैं पहले। कंप्रिहेंसिव एग्जांपल 1, आए जरा इसको एक रिव्यू करते हैं। Entity RH makes and sells one product. Currently, it uses absorption costing to measure profits and inventory values. अभी वो absorption costing को लेके चल रहे हैं। The budgeted production cost unit is as follows: direct labor, direct material and production overhead है 20 का, और ये सारी की सारी है fixed. तो total उनकी जो unit cost आ रही है that is 66. अब जो इनकी inventory बनती होगी that is of 66. Normal output volume is 16,000 units per year, and this volume is used to establish the fixed overhead absorption rate for each year. हमारे पास नॉर्मल आउटपुट जो है, यानी कि जो हमारी बेस है, नॉर्मल कैपेसिटी है, वो है 16,000 यूनिट्स। अगर बेटा 16,000 यूनिट्स हो तो आप मुझे बताएं इनके एस्टिमेटेड एफओएच फॉर द ईयर कितने होंगे? तो ही आप बताएं। सर ये मल्टीप्लाई कर देना इसको उससे। जी जी बताओ ना। कैलकुलेटर लेना पड़ेगा सर। कैलकुलेटर साथ रख के बैठा करो भाई। 256,000। नहीं भाई, क्या हो गया? प्याजी बात कर रहे हो? जी सर, इसको 16,000 को 66 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों भाई? सर ये 1056। नहीं भाई, क्या हो गया सारों को? देखो नॉर्मल आउटपुट कितना 16,000, प्रोडक्शन ओवरहेड है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके सर, सॉरी। हमने एस्टिमेट एफओएच मालूम करना है। ठीक हो गया? तो आप देखो ये जो 20 आ रहा है ना पर यूनिट, ये कैसे आ रहा है? इनफैक्ट प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट 320 डिवाइड बाय 16,000 हमने किया है तो हमारे पास 20 आया है, या हम 16,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। आगे देखते हैं। कॉस्ट रिलेट्स टू सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन आर वेरिएबल है 20% ऑफ सेल्स वैल्यू, और फिक्स कॉस्ट है 180,000 पर ईयर। ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कॉस्ट। देयर वर नो यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एट 1 अक्टूबर 2000 ईयर 5। हमारे पास 1 अक्टूबर को कोई फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी नहीं थी। द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। जो हमारे पास 3,20,000 रुपए हमने निकाले हैं फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, वो इवनली स्प्रेड है थ्रू आउट द ईयर। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 140 फॉर द 2 6 months periods detailed below. The number of units to be produced and sold are budgeted as follows. अब पूरे साल का तो हमारे पास आ गया था 3,20,000 प्रोडक्शन ओवरहेड, और अब हमने यहाँ पे 6 months के 2 पीरियड कर दिए, तो दोनों पीरियड में 160,000 हमारे पास आ जाएगी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अब क्या हो रहा है कि जी पहले जो 6 महीने खत्म हो रहे हैं उसमें हमारी प्रोडक्शन हुई है 8,500 और सेल्स हुई है 7,000। इसका मतलब है 1,500 की हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी। अगली दफा क्या हुआ है, 7,000 की प्रोडक्शन हुई है और 8,000 सेल हुए हैं, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बनेगी बच्चों? $500 सर। जी शाबाश, ठीक है। इस पीरियड में बनेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,500 और इस पीरियड में बनेगी 500। ओके, द एंटिटी इज कंसिडरिंग whether to abandon absorption costing and use marginal costing instead for profit reporting and inventory valuation. पहले वो absorption से करते आ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हम marginal पे करना चाहते हैं। Calculate the budgeted fixed production overhead cost each year is as follows. ये जो हमने अभी बात की थी, ये 320,000 आ गई, और सिंस इवनली ये स्प्रेड है थ्रू आउट द ईयर, तो 6 महीने की आ जाएगी 160,000। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमने मार्जिनल से और इनकम स्टेटमेंट इससे बनाना है, ठीक है। तो आप ये डाटा जरा अपने पास रख लो कि हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट कितनी थी बच्चों, ये अपने पास कागज में लिख लो 140, और इस दफा हम पहले 6 मंथ में सेल कर रहे हैं 7,000 और दूसरे 6 मंथ में सेल कर रहे हैं 8,000। ये बात हो गई। अच्छा जी, हमने बनाना है एक दफा मार्जिनल से और एक दफा बनाना है एब्जॉर्प्शन से। मार्जिनल से जब बनाएंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी डायरेक्ट लेबर की 18 और डायरेक्ट मटेरियल की 28, क्योंकि ओवरहेड जो है वो सारे के सारे फिक्स्ड हैं। अच्छा, फिर जब मार्जिन से बनाएंगे तो वेरिएबल सेलिंग भी हमें लेनी पड़ती है, दैट इज 20% ऑफ सेल्स वैल्यू, और सेल वैल्यू है 140, इसका 20% ले लेंगे 28, ये हमारे पास वेरिएबल आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब इसकी हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, 28
and 1846 दिस इज रिगार्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब इसके सेल्स हुए हैं 7000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 140, 980,000 आ गया, एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दैट इज 46 के साथ 322 आ गया। जब इसमें से लेस किया तो 658 हमारे पास आ गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिर हमने सेलिंग भी वेरिएबल लेस कर दी 196,000, तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज 462,000। इसमें से बच्चों हम जो हमारे पास फिक्स कॉस्टें हैं प्रोडक्शन की और हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो पूरे साल की 1,80,000 दी गई थी, उनको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 250, और हमारे पास प्रॉफिट इस केस में आ रहा है 212। जबकि अगर हम इस पीरियड को देखें तो इसमें हमने 8,000 यूनिट सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 140, 1.12 मिलियन हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 46 है, 46 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 8,000 यूनिट्स को, 368 आ गया। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 752, 20% ऑफ सेल्स वैल्यू है हमारी वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग 224 वो आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 528, फिक्स कॉस्ट उसी तरह ही लेस कर देंगे 250 पूरे हाफ ईयर की, तो हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट 278,000, एंड दिस इज विद मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। यहां तक क्लियर है बच्चों बात? मार्जिनल में तो कोई इशू नहीं होता इतना ज्यादा। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि 7,000 यूनिट से सेल हुए, सेल प्राइस वही की वही आ गई, जिस तरह आपके सामने देखो यहाँ पे ऊपर थी, उसको सामने रख लेते हैं। ये सेल जो थी ना 980, वही 980 यहाँ गई, यही 1120 जो सेल है वो यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे लिखी नहीं आ रही लेकिन फिगर यही है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल होती है ना दैट इज 66, क्योंकि ये है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमें इंक्लूडिंग फिक्स ओवरहेड्स भी लेना होता है। इसकी ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, इस केस में भी आ गया, इस केस में भी आ गया। अच्छा बच्चों, अब हमने कितने यूनिट्स बनाए थे इस पीरियड में, फर्स्ट हाफ में? अगर हम देखें क्वेश्चन में, हमने बनाए 8,500, तो 8,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 20 के साथ, तो ये हमारे पास आएंगे तौहीद एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। 8,500 यूनिट्स बनाए हमने और एक यूनिट पे एफओएच लगता था 20, तो 170 आ गए। एक्चुअली कितने हुए हैं? 160। पूरे साल के थे 3,20,000 और पहले 6 महीने के थे 1,60,000। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में कॉस्टिंग में चले गए हैं 170, जाने चाहिए थे 160, 10,000 ऊपर गए। अगर 10,000 ऊपर हो तो वो कहलाते हैं ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड हो तो हम दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो कॉस्ट में से लेस कर दें या प्रॉफिट में ऐड कर दें। तो हमारे पास ये था प्रॉफिट, इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया 528। दिस इज फॉर द फर्स्ट हाफ। अब सेकंड हाफ को समझते हैं। सेकंड हाफ में क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन कितनी की है? 7,000। तो 7,000 जब प्रोडक्शन की और एक यूनिट के ऊपर लगते हैं 20, तो हमारे अप्लाइड एफर्ट आएंगे 140,000, 140,000। एक्चुअली बच्चों इनका हुए हैं 160, क्योंकि हाफ जो हम होते हैं हमारे साल के वो कितने हैं? 160। अब देखो अप्लाइड है 140 और एक्चुअल है 160, दिस इज अंडर अप्लाइड। हमारे अप्लाइड जो है वो कम है, तो हम अंडर अप्लाइड जब आए तो हमारे पास दो ट्रीटमेंट है, या तो हम कॉस्ट में ऐड कर दें या प्रॉफिट से लेस कर दें। हमारे पास यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल है 592, उसमें से हमने लेस कर दिया 20,000 और हमारे पास आ गया है ये ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल। तो हमने यहाँ अंडर और ओवर अप्लाइड का ट्रीटमेंट भी देख लिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रेफर किया था कि अंडर ओवर अप्लाइड का ट्रीटमेंट हमने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद करना होता है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से फिर फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्टें जो है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेस किए, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 242 और इस केस में प्रॉफिट आ रहा है 258, 242 एंड 258। ये एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट आपके पास आ गए, ठीक है। तो जरा गौर करें कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट पहले 6 महीने में आ रहा है 242 और मार्जिनल का प्रॉफिट पहले 6 महीने में आ रहा था 212। किसका प्रॉफिट ज्यादा है?
242 बता देना सर। जी बेटा, मार्जिनल का है 212 और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 242। किसका प्रॉफिट ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन का सर। एब्जॉर्प्शन का। क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है, देखो क्वेश्चन में आते हैं हम। तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास कोई? नो सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1500। इस फर्स्ट 6 मंथ्स में प्रोडक्शन की हमने 8500 और सेल किए 7000। ठीक है, देयर वाज नो यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर ईयर 5। ओपनिंग कोई नहीं थी, क्लोजिंग हमारी आ गई 1500। तो जब हमारी क्लोजिंग ज्यादा हो, whenever closing inventory is greater than opening inventory, तो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का हायर आएगा। तो यहां पे देखें, आपका एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है 242 और मार्जिनल का प्रॉफिट आ रहा है 212। क्यों? क्योंकि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग से। ओपनिंग में हमारे पास कोई यूनिट नहीं थे और क्लोजिंग में हमारे पास है 15,000, सॉरी कितने यूनिट है? 1500 यूनिट। 8,500 हमने प्रोडक्शन की, सेल किए 7,000, तो हमारे पास 1500 यूनिट ज्यादा है। यही 1500 अगली दफा क्या बनेंगे? ओपनिंग। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी बच्चों इस दफा? 500। 500। अब ओपनिंग है 1500, क्लोजिंग है 500। When closing inventory is less than opening inventory, closing inventory है 500, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1500, उस केस में मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अभी आप यहां पे देखें कि मार्जिनल का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में है 278 और एब्जॉर्प्शन का है 258। किसका प्रॉफिट ज्यादा है? मार्जिनल का। ठीक है बेटा, किसका प्रॉफिट ज्यादा है? मार्जिनल का। ठीक है, तो आज हमने जो लर्निंग की है और उससे हम कल आगे भी थोड़ा सा बढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट उस वक्त हायर आएगा जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। जिस तरह कि अभी आपने केस में देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास 1500 यूनिट्स और ओपनिंग थी 0। जबकि जब सेकेंड हाफ में आए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी 500 और ओपनिंग थी हमारी 1500। तो इससे पता लगता है कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा और जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आज आपने ये सिर्फ जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल कंप्रिहेंसिव एग्जांपल 1, इसको आपने रिव्यू करना है। जस्ट ये आपका होमवर्क है आज के लिए कि जस्ट आपने इसकी फिगर्स कैसे आ रही हैं, क्या चीज लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको अप्लाइड भी क्लियर हो जाएगा और अंडर ओवर अप्लाइड निकालना आपको आ जाएगा। क्योंकि पहली चीज ये अंडरस्टैंड करना है कि ये अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है, पहले ये तो हमें पता लगे, फिर इसके बाद हमने बाकी ट्रीटमेंट करने हैं। तो बच्चों इसमें अभी तक कोई जो क्वेश्चन है आप मुझे बताएं और कल ये एग्जांपल करके फिर हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह हमारे इसमें जो आखिरी एग्जांपल है वो डिटेल्ड है, जरा उसमें इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आया है, तो उससे हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और फिर हम पास पेपर शुरू कर देंगे। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्लास हम ओवर करते हैं। शायद आपकी कोई नेक्स्ट क्लास होगी या कुछ बच्चों का लोड शेडिंग का टाइम भी 5:30 से होता है शायद। यस सर, सर मैं आगे सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बच्चों, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो, चैट में करो, बेशक व्हाट्सएप पर करो, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो बताओ ना। इससे पता लगता है कि पता नहीं सब कुछ समझ आ रहा है या सब कुछ समझ नहीं आ रहा। यस सर, सर शिवार से लाजमी पूछा करें, वो सो जाता है। अच्छा, चलो शहबाज को जगाने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। आपने एग्जांपल ये 1 जरूर देखनी है प्लीज, ये देखेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर, जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।